और आज जो हम लोगों को हेडिंग पढ़नी है उसका नाम है आयनिक क्रिस्टलों के लिए त्रिज्य अनुपात, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस रेशियो फॉर आयनिक क्रिस्टल। अच्छा, रेडियस रेशियो का अर्थ क्या है? देखो मैं बताता हूं, यहां पे लिखते हैं ज्यादा ठीक रहेगा। लिखा है आयनिक क्रिस्टलों के लिए त्रिज्य अनुपात। मैं एक बात तो बिल्कुल जान पा रहा हूं, नाम से त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तभी तो उसका नाम त्रिज्य अनुपात रखा गया। तो अगर आपसे कभी भी कोई व्यक्ति कहे कि आयनिक क्रिस्टलों का त्रिज्य अनुपात क्या होता है, तो आप तुरंत उसको बताइए त्रिज्य अनुपात के दौरान हम लोग धन आयन की त्रिज्या लेते हैं और हम लोग लेते हैं ऋण आयन की त्रिज्या। तो ये धन आयन ऋण आयन क्या है बेटा? अगर आयनिक क्रिस्टल है तो आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं? वे क्रिस्टल होते हैं जिनमें पॉजिटिव आयन भी उपलब्ध हो और नेगेटिव आयन भी उपलब्ध हो, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से मिलकर बनने वाला ठोस पदार्थ, जिसमें ऐसे आपको अवयवी कण मिलेंगे जिनमें से एक अवयवी कण पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे अवयवी कण पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। अगर आपको ऐसे कणों से बना क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ दिखाई दे रहा है तो आप उस क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले धनायन की त्रिज्या को लिखोगे ऊपर और ऋणायन की त्रिज्या को लिखोगे नीचे, और आप ऋणायन की त्रिज्या से धनायन की त्रिज्या को करोगे भाग, और जो भागफल आएगा उस भागफल को ही कहा जाता है त्रिज्य अनुपात। तो मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, किसी आयनिक क्रिस्टल में को बनाने में दो प्रकार के आयनों की आवश्यकता होती है, धनायन और ऋणायन। धनायन वाले आयन की त्रिज्या को ऊपर लिखेंगे, ऋणायन की त्रिज्या को कहां लिखेंगे? नीचे। फिर ऋणायन की त्रिज्या से धनायन की त्रिज्या को भाग करेंगे, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उस वैल्यू को ही कहेंगे त्रिज्य अनुपात। फिर इसके बाद त्रिज्य अनुपात के लिए कुछ मैंने टेबल बना रखी है, इस टेबल से आप कई चीजों को सीखेंगे भी, लेकिन सबसे पहले अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो कि त्रिज्य अनुपात की परिभाषा क्या होती है तो इसको कैसे लिखेंगे, वो आप फॉर्मूला देख रहे हो, उसी पर के बेसिस पर लिख देंगे डेफिनेशन को। देखो क्या लिखते हैं कि आयनिक त्रिज्य अनुपात होता क्या है? किसी आयनिक क्रिस्टल में एक तो सबसे पहली बात है कि क्रिस्टल आयनिक होना चाहिए। आयनिक का मतलब आयनों के द्वारा बना होना चाहिए। किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं, धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को ही त्रिज्य अनुपात कहा जाता है, या जिसको रेडियस रेशियो भी कहते हैं, त्रिज्य अनुपात कहा जाता है। अगर आपको किसी भी क्रिस्टल के या किसी भी आयनिक क्रिस्टल के त्रिज्य अनुपात को आप जानते हैं, रेडियस रेशियो को जानते, आप उसके क्रिस्टल के विषय में और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। देखो कैसे इंफॉर्मेशन, एक तो पहली बात तो एक और बात समझो जो इनमें से समझ में आ रहा है। नॉर्मली कभी भी धनायन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या यहां लिख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो धनायन की त्रिज्या और नेगेटिव चार्ज बना दिया ऋणायन की त्रिज्या। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि हमेशा धनायन की त्रिज्या जो होती है वो छोटी होती है और ऋणायन की त्रिज्या होती है अधिक। हाँ, कुछ मामले में या कुछ ऐसी कंडीशन आती है विशेष जिसमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्या आपस में कैसी हो जाती है? बराबर। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर हमेशा धनायन की त्रिज्या छोटी और ऋणायन की त्रिज्या कैसी होती है? बड़ी। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि ऐसी कंडीशन पर धनायन ऋणायन की त्रिज्या लगभग सेम हो जाती है। तो एक तो ये बात आपको तैयार रखना है कि ऋणायन की त्रिज्या सदैव बड़ी
या बराबर होती है किसके, धनायन की। नॉर्मल कंडीशन में तो ऋणायन की त्रिज्या बड़ी, धनायन की त्रिज्या छोटी होती। वैसे भी कोई अगर व्यक्ति पूछे कि धनायन की त्रिज्या छोटी क्यों हो जाती है, एक ही फैमिली के मैं दो मेंबर लेके दिखा रहा हूं। तीसरे आवर्त का तत्व है सोडियम भी और तीसरे आवर्त का तत्व है क्लोरीन। एग्जाम्पल यहां कहीं लिखा है आपने, कहेंगे सर जी क्या इसके अलावा भी एग्जाम्पल है? बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एक से समझो, बाकी पर अगर हर एक को एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और इसका होता है परमाणु क्रमांक 17। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8, 1 कितनी कक्षाओं तक गया है, 3। 17 का करोगे 2, 8, 1 सॉरी 7 कितनी कक्षाओं तक गया, 3। नहीं, आप कहोगे सर जी अगर इसके भी नाभिक के चारों ओर 3 कक्षाएं हैं, उसके भी नाभिक के चारों ओर 3 कक्षाएं हैं, इसका मतलब दोनों का आकार लगभग आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर। लेकिन अभी सोचो, जब ये दोनों मिलकर आपस में आयनिक ठोस बनाएंगे तो Na पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और Cl पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। भाई आयनिक क्रिस्टल कब बनता है, आयनों के मिलने से। Na पॉजिटिव आयन के और Cl नेगेटिव आयन के मिलने से बनता है। ध्यान देना, पॉजिटिव का मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो माइनस चार्ज का मतलब ग्रहण किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। आप परमाणविक 8 आप परमाणविक रूप पर जब देख रहे थे दोनों में 3 कक्षाएं दिख रही थी, आपको ऐसा लग रहा था सर जी NaCl की त्रिज्या तो लगभग सेम होनी चाहिए। लेकिन जब आपने इसको आयनिक रूप में देखा, आयनिक ठोस में देखा, क्रिस्टल में देखा, तब आपको पता चला सर जी सोडियम आयन में तो नाभिक के चारों ओर केवल 2 छल्ले, 2 कक्षाएं बनी है, और क्लोरीन में तो नाभिक के चारों ओर कितने छल्ले, 3 छल्ले या 3 कक्षाएं बनी है। तो बेटा अगर इसमें नाभिक के चारों ओर 2 छल्ले बने होंगे आकार छोटा है, 3 छल्ले बने होंगे आकार बड़ा है। तो नॉर्मली जब भी कभी कोई धनायन बनता है, धनायन बनने के दौरान वो अपनी आखिरी कक्षा को क्या कर देता है, छोड़ देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए धनायन का आकार कैसा हो जाता है, छोटा। किसकी अपेक्षा, ऋणायन। क्योंकि ऋणायन जब ऋणायन का निर्माण कर, जब कोई भी परमाणु ऋण आयन का निर्माण करता है वो अपनी आखिरी कक्षा को त्यागता नहीं बल्कि बनाए रखता है, और बनाए रखने के कारण उसके नाभिक के चारों ओर बनी कक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं आता और उसका आकार जो होता है नॉर्मली धनायन की अपेक्षा तो बड़ा ही होता है। तो एक बात तो यहां से कंफर्म है कि सामान्य कंडीशंस पे धनायन का आकार होता है छोटा और ऋणायन का आकार होता है बड़ा। अब आप लोग भी थोड़ा सा होशियार हो भाई, बताओगे अगर धनायन का आकार छोटा होगा तो उसकी त्रिज्या भी तो छोटी होगी, ऋणायन का आकार बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। अगर आप धनायन की त्रिज्या में ऋणायन की त्रिज्या का भाग दोगे, अर्थात छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग दोगे, जानते हो वैल्यू 1 से छोटी आएगी कि 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि सभी बड़े नंबर का भाग दे रहे हैं छोटे नंबर पे, और जब भी बड़े नंबर का भाग छोटे नंबर पे दिया गया है वैल्यू हमेशा 1 से कम आई है। हां, अगर वो कंडीशन आ गई जब धनायन ऋणायन दोनों की त्रिज्या आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर, और फिर भाग दोगे तो त्रिज्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 1। तो अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, तो त्रिज्या का अनुपात होता है 0 से लेकर 1 तक। देखो वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और लास्ट में रेंज में देखें तो अंत में वैल्यू कहां तक गई है, 1 तक। तो 1 नंबर त्रिज्या अनुपात के नीचे मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, यहीं से बढ़ा लेते हैं इधर की ओर। त्रिज्या अनुपात का मान 0 से बड़ा और 1 से 1 तक होता है ना, ऐसा लिख लेते हैं। त्रिज्या अनुपात 0 से बड़ा लेकिन 1 तक होता है। ऐसा और अच्छा लगने लगेगा बेटा, इसको देखो मैं क्या कहता हूं, संभालना थोड़ा सा इस चीज को। त्रिज्या अनुपात
का मान, और भी अच्छा सेंटेंस लगेगा, त्रिज्य अनुपात का मान, तो यहां पे क्या लिख लोगे, का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 तक होता है। और जब त्रिज्य अनुपात की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है और 1 तक होती है, तो 0 से 1 तक पहुंचने में आपको डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल संरचनाएं, उपसह संयोजन संख्याएं मिलती हैं। उन घटनाओं को पढ़ते हैं। देखो समझते, इधर मैंने टेबल बना रखी है। टेबल में सबसे पहले आपको त्रिज्य अनुपात देखने को मिलेगा, फिर जो भी त्रिज्य अनुपात आएगा उसके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से आप पहचानोगे कि पदार्थ की आकृति कैसी, अर्थात जो आयन हैं वो कहां कहां पर रखे गए हैं। और चौथे नंबर पर आपको पता चलेगा इनका उदाहरण क्या क्या है, मुख्य चीजें क्या है। उदाहरण अगर आप एक समय के, वैसे तो उदाहरण सिंगल सिंगल है, भूल भी जाओगे तो चल जाएगा काम। आपको मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर और आकृति का नॉलेज अच्छा रखना है। अगर आपने कभी भी किसी भी धनायन की त्रिज्या को ऋणायन की त्रिज्या से भाग दिया और त्रिज्य अनुपात का मान 0.155 से 0.225 के बीच आया, इस रेंज पर आ गया, तो जानते हो उस पदार्थ की उपसह संयोजक संख्या कितनी होगी, 3। उपसह संयोजक संख्या का मतलब 3 होती है। देखो बताते हैं अभी क्यों 3 होगी। और उसकी आकृति कैसी होगी, समतलीय त्रिकोणी। समतलीय त्रिकोणी का मतलब जानते हो, ऐसा हो गया आकृति, ऐसी। एक पार्टिकल बीच में रखा होगा, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां रखा होगा, एक पार्टिकल यहां रखा होगा। समतल त्रिकोणी का मतलब, समतल का मतलब प्लेन है। त्रिकोणी का मतलब देखो, एक पार्टिकल यहां जो रखा है इससे एक ऊपर पार्टिकल जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है। कोई पूछेगा इन कणों के जो जुड़ाव है, इन कणों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 120 अंश। हालांकि मैं क्या सोचता हूं, इतना लंबा जाने की जरूरत है नहीं वहां। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कैसे होता है। ये जो बीच में पार्टिकल रखा है वो कितने पार्टिकल्स को स्पर्श करेगा, 3 पार्टिकल को स्पर्श करेगा। तो इस बीच वाले कण की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 3, इसलिए आपको वहां लिखाया गया था। तो समतल त्रिकोणी का भी अर्थ समझे, और इस बात को भी जानना जरूरी है कि आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 क्यों कहा गया था। क्योंकि अगर एक पार्टिकल बीच में है तो उसको कितने पार्टिकल छुएंगे, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको लिखोगे। आप इसका इच्छा करते हो तो बना भी सकते हो, नहीं तो बनाने का कोई खास जरूरत है नहीं। B2O3 उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन रेडियस अगर जो आएगा, या रेडियस का रेशियो जो आ गया वो 225 और 0.414 के बीच में आ गया, ये रेडियस का रेशियो आ गया। तो फिर यौगिक की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4। 4 को आप क्या कहते हो, चतुष्फलकी। अगर किसी भी अणु की, परमाणु की, आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब है कि उसके चारों ओर 4 परमाणु जुड़े हुए हैं। और ऐसे पदार्थ की आकृति जो होती है वो होती है चतुष्फलकी। चतुष्फलकी का मतलब जानते हो, देखो मैं बताता हूं। वो देखा तुमने मोबाइल का होल्डर, ये देखो होल्ड करने वाला रखा है, ये ट्राइपॉड। ट्राइपॉड कैसे होता है, ये इसके बीच का हिस्सा है, एक हिस्सा ऊपर गया जहां पर ये मोबाइल फंसा हुआ है, इसके बाद इसकी 3 पैर यहां नीचे हैं, नहीं देखे, 3 पैर ऐसे नीचे हैं, ऊपर एक है, इस पे मोबाइल फंसा हुआ है। अब सोचो ये भी अवयवी कण है, ये भी अवयवी कण है, ये भी अवयवी कण है। मैंने छोटे बनाए हैं, बाकी ये अवयवी कण होंगे बड़े। ये बीच वाला जो अवयवी कण है ये इसको भी छुएगा, इसको भी स्पर्श करेगा, इसको भी स्पर्श करेगा, इसको भी स्पर्श करेगा। और जब इसको, इन सभी को स्पर्श करेगा तो बेटा ये वाला कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 4। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 4। इसके बाद पूछता है क्या इसका कोई एग्जाम्पल है, जिंक सल्फाइड इसका एग्जाम्पल है। अब मैं उस, वैसे भी बहुत सारी बातें अगर ध्यान दें, इसका नाम चतुष्फलकी क्यों पड़ा, चतुष्फलकी पड़ा इसलिए, देखो जरा ध्यान से, 3 तो ऐसे इसके पैर है नीचे की ओर, फलक का अर्थ होता है पृष्ठ, तो 2 पैरों के बीच का एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ पीछे की ओर और एक पृष्ठ तली पर भी तो होता है। तो
तो चतुष्फलकी का मतलब 4 पृष्ठों से मिलकर बना है, चतुष्फलकी रहेगा। आगे कहता है अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अभी भी रहेगा। जो यौगिक की या क्रिस्टल की संरचना होगी वो होगी वर्ग संतली। वर्ग संतली का मतलब जानते हो, देखो ऐसा, ये बीच वाला पार्टिकल है, इससे एक पार्टिकल यहां जुड़ा है, एक पार्टिकल यहां जुड़ा है, एक पार्टिकल यहां जुड़ा है, एक पार्टिकल यहां जुड़ा है। अगर इन सबको मिलाया जाए तो देखो एक ये वर्ग जैसा नहीं बन रहा है, वर्ग समतली। अब एक पार्टिकल होगा बीच में भी, कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों रखी, क्योंकि बीच वाले कण को ये चारों कण स्पर्श करेंगे। बड़ा कण होगा तो ये चारों कण जो है बीच वाले पार्टिकल को स्पर्श करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। आज तक इसका कोई भी एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं हो पाया है, वैज्ञानिक लगातार खोज कर रहे हैं और जैसे ही खोज आ जाएगी, जानते हो ये रिक्त स्थान उसी दिन भर दिया जाएगा। अब ये ना शोर मचाना कि ये सर जी को ही इसका एग्जाम्पल नहीं मालूम है, इसलिए ये स्थान खाली छूटा है ना भैया। अभी इसके विषय में खोज चल रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर चतुष्फलकी आपने एग्जाम्पल तो ढूंढ रखे हैं, लेकिन वर्ग संतली एग्जाम्पल अभी आपको मिले नहीं है, खोज जारी है। जल्द ही जैसे ही मिलेगा वहां रिक्त स्थान को भरा जाएगा। लेकिन रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच में आ जाए, क्योंकि सभी सेम रेशियो, हाँ सेम रेशियो पर ही कभी कभी 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6। कहता है सर ये 6 कब होता है, जब संरचना होती है अष्टफलकी। अष्टफलकी का तो मतलब मैं इतना बताना चाहूंगा, देखो बहुत ज्यादा अष्टफलकी के बारे में बताएंगे नहीं। ये है आपके घर की छत, छत के बीचों बीच एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां रखा है, एक यहां। जरा ध्यान से देखो, क्या इसको वर्ग संतली कहते थे? एक पार्टिकल छत के बीचों बीच से ऊपर की ओर जुड़ा होगा, ये ऊपर की ओर छत से, और एक पार्टिकल जानते हो कहां जुड़ा होगा, छत से नीचे की ओर। इसको कहते हैं चतुष्फलकी। अब कहेगा सर जी सॉरी अष्टफलकी, कहोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों बता दिया? तो बेटा 6 इसलिए बता दिया, ध्यान देखना है, बीच वाला जो पार्टिकल होगा वो इन 4 कणों को तो स्पर्श ही करेगा। अच्छा बताओ, ये 4 कण रखे हुए, एक कण रखा है 4 कण के ऊपर, और उन 4 कणों के नीचे भी तो एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो बीच में रखा हुआ पार्टिकल इन चारों को तो स्पर्श करेगा ही, ऊपर और नीचे वाले को भी स्पर्श करेगा। तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 6। एग्जाम्पल क्या मैंने कहा, सबके एग्जाम्पल बुझना, NaCl का एग्जाम्पल मत भूलना, सोडियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सोडियम क्लोराइड का, 6। अगले नंबर पर आते हैं, लास्ट नंबर है, कहता है 0.732 से अगर 1 के बीच में आपने रेडियस का रेशियो निकाल रखा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा तो जो क्रिस्टल की संरचना होगी वो अंतः केंद्रित होगी, घन के रूप में। कहकर अंतः केंद्रित क्या होता है? अंतः केंद्रित का मतलब आपने अपना कमरा देख रखा है, ऐसा होता है। देखो मैं छोटा सी आकृति बनाकर दिखाऊंगा, बहुत बड़ी आकृति तो अभी इधर बनाने वाले नहीं। केंद्र पर एक पार्टिकल होगा, 4 पार्टिकल ये कोनों पर होंगे ऊपर, और 4 पार्टिकल होंगे कोनों पर नीचे। अगर सोचने वाली बात है, इस अंदर वाले पार्टिकल को चारों पार्टिकल ऊपर वाले भी स्पर्श करेंगे और चारों पार्टिकल नीचे, तो टोटल कितने पार्टिकल स्पर्श करेंगे? 8, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। ऐसे जगह जहां मिल जाए वहां लिख लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा देना। कोऑर्डिनेशन नंबर के बढ़ने पर क्रिस्टल की शक्ति, ऐसे भी लिख सकते, मजबूती बढ़ती है। बढ़ती है तो आप एक नंबर ये भी याद रखोगे। आप अगर याद रखना चाहोगे तो एक नंबर पर और ध्यान दे लोगे,
कहोगे लिखा देंगे, नहीं कहोगे जगह भी नहीं भी लिखाएंगे। देखो एक चीज क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी है, सॉरी रेडियस रेशियो की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी है, कोऑर्डिनेशन नंबर की भी वैल्यू बढ़ती चली गई है। त्रिज्याओं का अनुपात बढ़ने पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। क्या सदी त्रिज्याओं का अनुपात बढ़ने पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों बढ़ता है? सुनो ना, देखो इधर इस बात को समझा जा सकता है। मैंने दो कण लिए हैं, एक कण ये है, दूसरा पार्टिकल ये है। ये दोनों ही धनायन की त्रिज्याएं हैं, यह धनायन है दोनों। तो आप क्या कहोगे, धनायन की त्रिज्या यहां छोटी है और यहां धनायन की त्रिज्या बड़ी है, इसका त्रिज्या अनुपात कम आएगा और इसका त्रिज्या अनुपात आएगा ज्यादा। तो जिसका त्रिज्या अनुपात कम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर छोटा है, कम है। जिसका त्रिज्या अनुपात बड़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा है। कहता है आखिर इस चीज को हम समझे कैसे, रट तो हम लेंगे। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, धनायन की त्रिज्या छोटी है, क्योंकि धनायन की त्रिज्या छोटी है रेडियस का रेशियो छोटा ही आएगा। अब मैं इसके चारों ओर पार्टिकल्स को चिपकाने की कोशिश करता हूं, 1 2 3 4 5। अब आपको इतने हैं छोटे छोटे पार्टिकल इस पर चिपकाने हैं। इस पर धनायन की त्रिज्या ज्यादा है, क्योंकि धनायन की त्रिज्या ज्यादा है रेडियस का रेशियो भी ज्यादा आएगा। इतने छोटे पार्टिकल में चिपकाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धनायन की त्रिज्या बढ़ते ही उसके चारों ओर चिपकने वाले या उसको चारों ओर से स्पर्श करने वाले अवयवी कणों की संख्या भी तो बढ़ गई, और स्पर्श करने वाले अवयवी कणों की संख्या को ही तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। छोटा धनायन कोऑर्डिनेशन नंबर कम, बड़ा धनायन कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा। छोटा धनायन तो रेडियस भी कम होगी, और रेडियस कम होगी तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। जितना बड़ा धनायन का आकार होगा उसके चारों ओर स्पर्श करने वाले चिपकने वाले ऋण आयनों की संख्या भी उतनी ज्यादा होगी। अगर संख्या उतनी ज्यादा है तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस का रेशियो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर में वे की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, और रेडियस का रेशियो घटने लगेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगा। आप इस चीज को चाहें तो वहां लिख सकते हैं कि रेडियस का रेशियो बढ़ने पर, त्रिज्या अनुपात बढ़ने पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाता है। अब इसको मिटा देते हैं। लिखा हुआ है क्रिस्टल के दोष या डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल। देखो डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल को सबसे पहले समझने के लिए हमें यह जान लेना चाहिए कि क्रिस्टल की संरचना क्या है। आपके सामने मैंने एक ये क्रिस्टल बना रखा है। ये जो आपको गोले दिखाई दे रहे हैं डैश डैश पर, ये गोले हैं अवयवी कण। देखो जरा, ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें समस्त अवयवी कण अपनी व्यवस्था पर बिल्कुल आधारित है। सारे के सारे अवयवी कण जहां जिनको होना चाहिए था, इधर भी एक सीध पर आ रहे हैं, इधर भी एक सीध पर आ रहे हैं। आप विकर्ण की ओर भी चलोगे तो सारे अवयवी कण आपको एक ही क्रम में मिलेंगे। अर्थात जो आपके पास क्रिस्टल है इसमें समस्त अवयवी कण अपनी निश्चित व्यवस्था पर है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा इस क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जानते हो, अगर हम इसी क्रिस्टल को गर्म कर देते हैं या किसी क्रिस्टल को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखा रहने देते हैं या क्रिस्टल में और भी कुछ चेंज करते हैं, तो बेटा यह पाया जाता है क्रिस्टल के जो अवयवी कण अपने स्थान पर अवेलेबल हैं ये अपने स्थानों पर नहीं मिलते हैं। क्या क्या हो सकता है? देखो बहुत सारे चीजें हो सकती हैं। हो सकता है अवयवी कण अपने स्थान से निकलकर क्रिस्टल से बाहर चला जाए। हो सकता है कोई दूसरा अवयवी कण बाहर से अंदर आ जाए। तीसरा हो सकता है कोई अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर ना जाए, लेकिन क्रिस्टल से अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर आ जाए। अर्थात अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। और जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर निकल जाते हैं, या दूसरा अवयवी कण क्रिस्टल के अंदर आ जाता है, या क्रिस्टल के अंदर ही अवयवी कण घूमने लगते हैं, बेटा इस व्यवस्था को हम कहते हैं कि क्रिस्टल में क्या आ गया है? दोष।
और फिर इस बात को पढ़ते हैं कि क्रिस्टल का जो डिफेक्ट होता है वो कितने प्रकार का है, और हम लोगों को अपने कोर्स में क्रिस्टल का डिफेक्ट कितने प्रकार का पढ़ना है, क्योंकि क्रिस्टल के डिफेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सारे टाइप जो है आपके कोर्स में अवेलेबल नहीं है। जो डिफेक्ट आपके कोर्स में है केवल वही डिफेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं कि क्रिस्टल में डिफेक्ट क्या होता है या क्रिस्टल का दोष क्या होता है। देखो कैसे लिखेंगे इसकी डिफिनीशन। किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित, किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है, क्रम में होती है, परंतु कुछ विशेष प्रभावों के कारण, परंतु कुछ विशेष प्रभावों के कारण, प्रभावों के कारण क्रिस्टल के अवयवी कण के अवयवी कण अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं। अपने स्थान से विचलित होने का मतलब है जहां पर उनको होना चाहिए वो अवयवी कण फिर उस स्थान पर नहीं मिलता है। विचलित हो जाते हैं, इसे ही क्रिस्टल में दोष कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डिफेक्ट क्रिस्टल का डिफेक्ट क्या है तो आप बताओगे। वैसे तो क्रिस्टल में ऐसा पाया जाता है कि समस्त अवयवी कण अपनी निश्चित जगहों पर हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ विशेष प्रभावों में। कैसे विशेष प्रभावों? गर्म करने पर, अधिक ठंडा कर देने पर, या इसको लंबे समय तक रखने पर आपको यह मिलता है कि जो अवयवी कण जहां पर होना चाहिए था अब वो अवयवी कण अपने स्थान से गायब है। जैसे मैं क्या मानता हूं कि यहां जो अवयवी कण होना चाहिए ये अपने स्थान से क्या हो गया है? गायब हो गया है और क्रिस्टल से कहीं चला गया है बाहर। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भैया क्रिस्टल में क्या आ गया है? डिफेक्ट। या ऐसा भी हो सकता है कि बाहरी कोई अवयवी कण यहां आ गया हो, ये बाहरी कण आ गया यहां, तो भी इस स्थिति को भी कहेंगे कि क्रिस्टल में क्या आ गया है? दोष। और अगर क्रिस्टल के दोष को देखा जाए तो मेनली मुख्य प्रकार से क्रिस्टल में दोष जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रकार का दोष होता है, मैं यहां लिख देता हूं इधर, क्रिस्टल में दोष दो प्रकार के होते हैं, लेकिन बेटा इनको हल्के पे मत लेना। हल्के के पे लेने का मतलब है जो ऐसा समझ लो कि अरे क्रिस्टल में तो दो प्रकार का दोष है, एक मिनट लगेगा भी क्रिस्टल में दोनों प्रकार के दोषों को पढ़ के भैया हीरो बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ये दो प्रकार को देख करके मत चलना। तो भैया देखो कुछ बातें हैं समझने लायक। क्रिस्टल में दोष होते दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के दोष को कहते हैं बिंदु दोष, और बेटा दूसरे प्रकार के दोष को कहते हैं, इधर चले आओ और भी आगे आ जाओ, यहां रेखीय दोष।
भैया दोस्त ना लिख देना। अब इन बातों को बेटा समझते भी चलो। क्या है ना कि हर चीज को मैं डिटेल में लिखवाऊंगा, लेकिन बाद में आपको यहीं से पता होना चाहिए आधी चीजें कि सर जी जो डिफेक्ट लिखवा रहे हैं इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले बिंदु दोष का क्या अर्थ है? बिंदु दोष को पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन पॉइंट डिफेक्ट अर्थात इसको अंग्रेजी में लिखेंगे जब हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे होंगे। अभी मुझे जगह बचानी है और सारे डिफेक्ट को यही समझाना है, इसलिए मैं अभी इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं लिखने वाला। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब जरा ध्यान देना, इसमें केवल एक ही पॉइंट तो गायब हुआ है और इसमें एक ही पॉइंट अलग से आया है। तो जब भी पार्टिकल में या भी अवयवी कणों में एक आध कणों का चेंजमेंट हो जाए, एक दो कणों की, तीन चार कणों की अवस्था में चेंज हो जाए, स्थिति में चेंज हो जाए, आप इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहते हो? बिंदु दोष। तो कहते हैं जी फिर रेखीय दोष क्या होता है? रेखीय दोष होता है जब एक लाइन के सभी कणों में डिफेक्ट आ जाए, अर्थात ये सभी कण गायब हो जाए एक लाइन में, या इस पूरी लाइन में एक एक्स्ट्रा कण सभी में से आ जाए, पूरी लाइन में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाए, अर्थात पूरी लाइन के अवयवी कणों की व्यवस्था बिगड़ जाए। आप इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? रेखीय दोष। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, पॉइंट डिफेक्ट में एक आध कणों की स्थिति में परिवर्तन होता है, लेकिन रेखीय दोष में क्या एक आध कणों की स्थिति परिवर्तन हो? नहीं, पूरी लाइन। मैंने तो चार को यहां बनाया है, एक लाइन में हो सकता है 10 अरब अणु हो, तो उन 10 अरब अणुओं की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लाइन की लाइन पूरी बेकार हो जाएगी, व्यवस्था में रेखीय दोष कहते हैं। और बेटा आपके कोर्स में रेखीय दोष नहीं है। आप हायर क्लासेस में कभी जाओगे शायद आपको वहां पढ़ने को मिले। आपके कोर्स में केवल कौन सा डिफेक्ट है? बिंदु दोष। तो ये क्रॉस का निशान इस बात को बताता है कि अपने आर्टिकल में रेखीय दोष को पढ़ना नहीं। बिंदु दोष को भी अगर बेटा पढ़ने की कोशिश करें, देखो यहां बनाएंगे तो बेटा बिंदु दोष भी दो प्रकार का है, रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा जो है वो है अरस समीकरण मितीय दोष। इसको ऐसे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहते हैं। रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष को पहले पहचान लेना चाहिए और फिर इसके बाद अगली लाइन पे चलना चाहिए। हाँ, एक यार और प्रकार का डिफेक्ट था बिंदु दोष में। पहला डिफेक्ट ये, दूसरा डिफेक्ट ये, बिंदु दोष का तीसरा डिफेक्ट ये। मेरे दिमाग से बेटा निकल जा रहा था लेकिन अब जा नहीं पाएगा। अशुद्धि दोष, जिसको डोपिंग भी कहते हैं, अशुद्धि दोष को तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। अशुद्धि दोष क्या होता है? बाई चांस हमने एक क्रिस्टल लिया जो NaCl का है, तो इस पूरे अवयवीकरण में, इस पूरे क्रिस्टल में या तो Na का पार्टिकल होना चाहिए या Cl का, लेकिन बाई चांस हमने NaCl का क्रिस्टल लेके आए और हमने देखा अब इसमें तो सीजियम भी बीच में घुसा है, तो हम कहेंगे यार हमारा क्रिस्टल तो था Na और Cl से बना, सीजियम बीच में आ गया। तो जब भी अवयवी कणों के अतिरिक्त कोई नया पार्टिकल अंदर आ जाए तो हम उसको कौन सा दोष कहते हैं? अशुद्ध। भैया हम नमक के टुकड़े को पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे लिए मेन रिक्वायरमेंट किसकी है? Na की और Cl की। तो ये तीसरा पार्टिकल अगर घुसकर आ जाएगा Na या Cl के अतिरिक्त कोई, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? अशुद्धि। और अशुद्धि के आने के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ उसे हम कहेंगे अशुद्धि दोष। इनको पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। कहता है रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। जैसे क्योंकि सर इस बातें तो बता रहे बहुत दिनों से, ये A, ये B, ये A, ये B, A के पास A नहीं रहेगा, B रहेगा, A के पास B हो जाएगा और फिर से A के पास B हो जाएगा।
प्रत्येक ए के चारों ओर बी है, प्रत्येक बी के चारों ओर क्या है, ए। अब देखो अगर तुमसे पूछे कितने ए हैं कितने बी, आप कहोगे सर जी 8 ए और 8 बी है। दोनों का अनुपात कितना है, 1:1। सोचने वाली बात है। इससे एक ए वाला भी पार्टिकल बाहर चला जाए, एक पार्टिकल बी वाला भी बाहर चला जाए। बेटा अब हम तुमसे पूछेंगे ए और बी का अनुपात कितना है, 1:1। मैं पूछूंगा एक एक पार्टिकल गया है तो डिफेक्ट तो आया है, क्रिस्टल में आया हुआ डिफेक्ट, जिसके बाद भी क्रिस्टल के आयनों का अनुपात नहीं बदलता। देखो पहले भी 8 और 8 पार्टिकल थे तो अनुपात 1:1 था, फिर एक ए बाहर निकल गया, एक बी बाहर निकल गया, तो अब 7 ए और 7 बी बचे, अनुपात तो आज भी 1:1 का है। तो जब क्रिस्टल में डिफेक्ट भी आए और अवयवी कणों का अनुपात भी न बदले, डिफेक्ट भी आया और अनुपात भी चेंज नहीं हुआ, रस समीकरण मितीय दोष है। कहते हैं सर जी अरस समीकरण मितीय दोष में क्या होता है। अब मैं देखो बताता हूं, यहां से बी तो बाहर चला जाए लेकिन ए बाहर ना जाए। सोचो पहले ए और बी का अनुपात क्या था, 8:ए, 8 और 8 थे तो अनुपात था 1:1। अब एक बी बाहर चला गया तो बी कितने बचे, 7, और ए तो अभी भी 8 है। सोचने वाली बात है, क्या अनुपात अभी भी 1:1 है, कहोगे नहीं। अब अनुपात चेंज हो गया, ये होता है अरस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष भी जो होता है वो कई प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार इसमें से आते हैं, पहला आता है रिक्तिका दोष, जिसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा आता है अंतराकाशीय दोष, तीसरा आता है शॉटकी दोष, चौथा आता है फ्रेंकल दोष। कहता सर जी अरस समीकरण मिति में जिसमें अनुपात चेंज हो जाता था वो कितने प्रकार का होता है बेटा, वो 2 प्रकार का। पहला होता है धातु अधिकता दोष, और बेटा दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। आपको ये इतने प्रकार के डिफेक्ट पढ़ने हैं। अब कहोगे सर जी इनको भी डिटेल में बताओ कैसा होता है, तो बेटा इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब इनको पढ़ना होगा। पहले सबसे पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मैं इस बात को पहचानूं कि मुख्य प्रकार से दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2, बिंदु और रेखी। रेखी को पढ़ना नहीं है, बिंदु पढ़ना है। तो बिंदु में मैं सबसे पहले रस समीकरण मितीय दोषों को पढ़ाऊंगा, फिर अरस समीकरण मितीय दोषों को, और लास्ट में सबसे आएगा ये डोपिंग या अशुद्धि दोष। तो एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे और जो इन दोषों की पढ़ाई है इनको पढ़ेंगे फिर अगली क्लास पे।